मैं भरतेश गोयल अपने इस YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, किसान आंदोलन पार्ट 2 चल रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें शंभू बॉर्डर की, किसान आंदोलन पार्ट 2 की हम बात कर रहे थे। शंभू बॉर्डर पे जिस तरह से पिछले 13 तारीख से लगातार पहले हजारों की संख्या में, अब लाखों की संख्या में किसान डेरा डाले हुए हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 की अगर हम संज्ञा दें तो किसी तरह से भी कोई गलत नहीं होगा। तो आज इस परिचर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। विषय रहेगा किसान आंदोलन किसका भला। इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए मेरे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल मौजूद हैं। उनमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर कविता गुप्ता, कांग्रेस की ओर से जुड़ रहे हैं मेरे साथ रिटायर्ड सेशन जज और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राकेश यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जुड़ रहे हैं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भाई पवन कुमार जी, आम आदमी पार्टी की ओर से जुड़ रहे हैं बीएसएफ के रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट भाई संतोष यादव जी, भारतीय किसान मोर्चा से जुड़ रहे हैं मेरे साथ हरियाणा प्रदेश के महासचिव भाई रामकिशन मेलावत जी, भारतीय किसान यूनियन पीकेयू, और इसी तरह से सिविल सोसाइटी के एक बहुत ही प्रमुख सदस्य, किसान आंदोलन पार्ट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, भाई कामरेड राजेंद्र जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इनेलो के स्टेट प्रवक्ता रजविंदर डाहिनवाल जी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। रजवंत डाहिनवाल, माफी चाहूंगा, रजवंत डाहिनवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही महाराष्ट्र मुंबई से किसान होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट रत्नाकर पाटे जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कविता जी, परिचर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जिस तरह से ये आंदोलन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है, मुख्य रूप से किसान संगठन की 12-13 मांगे हैं। आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या हरियाणा गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस आंदोलन में रुकावटें खड़ी करी हैं, ड्रोन के थ्रू आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये कोई भी आंदोलन हो, ये देश के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये आंदोलन जो हो रहे हैं, ये किसी एक विशेष आप वर्ग के लिए कह दीजिए। महिलाएं अपने घर के कार्यकाज नहीं कर पाती हैं, रोज सड़कों पर इतना बड़ा जाम रहता है, तो देखिए सरकार को, प्रशासन को कहीं ना कहीं अपने और लोगों के लिए भी तो सोचना है ना, आम जनता के लिए भी सोचना है ना। तो इस तरह के आंदोलन या तो तरीके से हो, तरीके से नहीं होते हैं तो थोड़ी सी कर्मठता तो देखिए बरतनी पड़ती है कि जिससे देश के बाकी जो लोग हैं वो अपनी जीवन को सही से जी सके, उनको उनकी सुख सुविधा मिल सके, क्योंकि वो हमारे टैक्स पेयर भी हैं। जब हर चीज का वो टैक्स भर रहे हैं तो वो क्यों दंडित हो, उनके क्यों जीवनचर्या खराब की जाए। इस वजह से मुझे लगता है ये सब चीजें की जाती हैं और वो ठीक भी है, होना भी चाहिए। ठीक है कविता जी, मतलब आप ये कह रहे हैं जो दमनकारी प्रवृत्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपना रही है किसान आंदोलन के प्रति, आप उसको जायज ठहरा रही हैं। आपको आगे चर्चा में शामिल करूंगा। मैं जाना चाहूंगा रामकिशन जी के पास। बहुत बड़े किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव जी भी हैं। रामकिशन जी, जो 13 मांगे हैं, अगर आपकी 3 वार्ता हो चुकी हैं केंद्रीय सरकार के साथ, वो विफल रही हैं,
आज शाम को भी चौथे दौर की वार्ता होने वाली है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेलावत जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी मेलावत जी, बताइए, आप आज जो चौथे दौर की वार्ता प्रारंभ होने जा रही है शाम को, आप कहां तक देखते हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और किसान संगठन में कोई समझौता होने की उम्मीद है? देखिए गोयल साहब, मुख्य मांग जो इसकी मांग है और मांग नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा किया वायदा। ये 2014 से पहले भी सरकार ने किया था और 2021 में सरकार से लिखित समझौता के लिए उस समय ये सरकार का वायदा, लिखित वायदा था किसान को एमएसपी दें, लेकिन 2 साल से के बाद भी आज सरकार आगे नहीं बढ़ी और निराश होकर के इस बीच में 4-5 बार सरकार को है। एक मामले में मार्च 2024 में तब भी राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था। मेलावत जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ये ज्ञापन दिया था, उन्होंने वादा किया कि भरोसे पे हम उठे हैं और हमारे वादे को, लेकिन मेलावत जी, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, कट कट के आ रही है। तो मेन टाइम मैं राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, क्या आपको नहीं लगता कि सभी विपक्षी राजनीतिक दल इसको भुनाने में लगे हुए हैं? जी गोयल जी नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार जी। देखिए, मैंने तो सिर्फ अभी कविता जी को सुना है जी। कविता जी ने तो किनारा कर लिया और इन्होंने तो साफ कह दिया कि आंदोलन करना बिल्कुल गलत है। जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी तो उस समय सड़कों पर बैठ बैठ के जो किया करते थे वो आंदोलन था या वो किसी सरकार से मोहब्बत कर रहे थे, समझ में नहीं आया मेरे। आंदोलन का तरीका था ना, तरीके से किया जाता है। आम जनता जब परेशान हो तो उस आंदोलन को उस तरीके से करना चाहिए। कविता जी, 1 मिनट आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। सभी पैनलिस्ट से अनुरोध है, किसी को कोई इंटरप्ट ना करें। हमारी माननीय स्मृति ईरानी जी जब सिलेंडर लेकर के सड़क पे बैठ गई थी और इस तरह के बहुत सारे आंदोलन इन्होंने किए, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के लिए और राम मंदिर को बनाने के लिए लाखों लोगों का हुजूम जो गया था वहां पर कुदालें और ये अपना हथौड़े लेकर के, तो मेरे को लगता है कि इनके हिसाब से वो भी एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। नहीं राकेश जी, प्रश्न ये उठता है, मैं चाहूंगा जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी बहुत माननीय हैं, गणमान्य हैं, वो विषय तक सीमित रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। खाली हम पर्टिकुलरली इसी विषय पर अपने आप को केंद्रित करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। जहां तक किसानों के इस आंदोलन का सवाल है, आप देखेंगे कि किसानों ने पहले आंदोलन किया, सैकड़ों दिन तक सड़क पर रहे, उनको क्या नहीं कहा गया। हमारे देश के नागरिकों को आतंकवादी कहा गया, उनको विदेशियों के द्वारा फंडित किया गया, दुनिया भर के जो है उन पे आरोप लगाए गए और उसके बाद जो 3 कानून थे वो रोल बैक कर लिए और ये आश्वासन दिया गया कि उनको एमएसपी दी जाएगी। अब एमएसपी के इतिहास में जाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कांग्रेस की लीडर थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी, तब उन्होंने इसके बारे में बात की थी सन 1966-67 में कि किसानों को कम से कम एमएसपी मिलना चाहिए और इसी एमएसपी की वकालत श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने खुले मंच पर, जब वो सरकार में नहीं थे 2014 में, उससे पहले बड़ा तालियां बजा करके कहते थे कि भैया बताइए किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो जो वादे उन्होंने किए थे किसानों को वो उन्हें पूरे करने चाहिए थे, वो वादे ना तो पूरे किए उन्होंने 2014 में। उसके बाद दोबारा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के में आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवा दिया और उसके बाद भी वो वादे पूरे नहीं किए। अब किसानी की जो मुख्य मांग है
किसानों का कहना है कि हमें इतना पैसा तो मिलना चाहिए हमारे प्रोड्यूस का कि हम कम से कम सरवाइव कर सकें, हम खेती कर सकें। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो लोग खाएंगे कहाँ से? ये तो मजबूरी है किसानों की कि वो अपना 2 साल का अनाज भी स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। अगर किसान 2 साल का अनाज स्टोर कर ले तो इन सबके तोते उड़ जाएंगे। पर मजबूरी ये है कि किसानों के पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपना 2 साल का अनाज रोक सकें। अब C2+50 जो मांग रहे हैं, किसान जो मांग रहे हैं, उसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हमारा जो गेहूं आज 2200 रुपए में बिक रहा है। फॉर्चून कंपनी है, फॉर्चून कंपनी में जो आटा आ रहा है वो 38 रुपए किलो आ रहा है। तो 38 में से अगर आप 22 घटा देंगे तो 16 हुआ। जो फॉर्चून कंपनी उस पे 16 रुपए एक्स्ट्रा ले रही है। तो फॉर्चून कंपनी कुछ तो कमा रही है ना, खाली पीस करके और कट्टे में डाल के तो दे रही है। अब वो नहीं, पीसने चलिए का पैसा से 4 रुपए मिलता है। चलिए आप सही कह रहे हैं राकेश जी। जो आपने MSP बात की 1966 से आरंभ करी, तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, जो भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में हुआ था। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। और बात आप 66 की कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी के टाइम की कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वतंत्रता के बाद का अब तक का इतिहास बताना चाहूंगा कि आज तक कृषि से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, स्वतंत्र भारत में 5 आयोग उसका निराकरण करने के लिए बैठाए गए हैं। 5 कमीशन की स्थापना की गई है। लेकिन विभिन्न सरकारों द्वारा करने के बावजूद ये हमारी विडंबना है, किसी भी आयोग की एक सिफारिश भी लागू नहीं की गई है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग जो था वो इन 5 आयोग में अंतिम आयोग था। और राकेश जी, स्पेसिफिक आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर स्वामीनाथन के लिए जो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जब वो 2014 में आए सत्ता में, तो उन्होंने कहा था कि हम इनकी सिफारिश को अक्षरशः लागू कर देंगे, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी। तो आप इतने साल तक आपने क्यों नहीं लागू करी? जी गोयल साहब सुनिए आप जी सर। कि कांग्रेस ने MSP नहीं दिया किसानों को, आप यही तो मानते हैं ना? जी बिल्कुल। किसानों को कांग्रेस ने जब MSP नहीं दिया जी तो किसानों ने तो कोई आंदोलन किया नहीं उस समय। जी। अगर वो आंदोलन करते तो बात अलग होती। पर जब मोदी जी ने ये कहकर के वोट लिए कि भाई मैं मतलब आप सबको, ये कहना चाहते हो कि बच्चा रोएगा तो ही माँ दूध पिलाएगी? उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। फिर मोदी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर उनको कहा कि भाई हम आपकी बातें मानेंगे, और उसके बाद अपनी बात से बैकआउट कर गए। तो किसानों को लगा कि जब एक बार आश्वासन दे दिया गया है कि MSP दी जाएगी, तो MSP उनको क्यों नहीं दी जा रही? दूसरी बात और देखिए कि कांग्रेस ने कभी भी जो कृषि उपकरण है उन पे GST नहीं लगाया। GST कांग्रेस के समय में बिल्कुल 0 था। आज जो कृषि उत्पादन के यंत्र नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के टाइम में तो GST एप्लीकेबल ही नहीं था। अजी टैक्स नहीं था ना, GST नहीं था, टैक्स था लेकिन GST नहीं था। पैसा नहीं लगता था। और अब जो है, जो कृषि के जो उपकरण है उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसका तो अब नाम GST हो गया है ना। जी तो जी। GST बोलेंगे ना उसको। तो इसको GST में 18% हो गया है। आप देखेंगे उसके बाद यूरिया का जो कट्टा था 400 रुपए का कट्टा आज 1100 रुपए का हो गया। वेट उसका 50 से घटा करके 40 कर दिया 10 साल में। और किसानों का जो प्रोड्यूस का जो उनका जो वो है खर्चा जो है बढ़ता जा रहा लगातार, और उनको उसकी उतनी कीमत नहीं मिलती है। अब एक बात और कही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भाई अगर हम MSP दे देंगे तो क्या आम जनता उस रेट पे इसको गेहूं को खरीदने के लिए तैयार है या नहीं है? आप बताइए, किसानों की प्रोड्यूस के अलावा किसी और चीज के बारे में कभी किसी ने पूछा कि भाई हम जो है यूरिया का कट्टा 1100 रुपए में करना चाहते हैं, आप खरीद लोगे कि नहीं खरीद लोगे? हम टीवी कूलर फ्रिज इनको जो 11,000 12,000 में बेचना चाहते हैं, भाई आप लोगे या नहीं लोगे? तो ये सारी शर्तें किसानों पर क्यों लागू होती हैं कि भाई इससे अगर इनका पैसा बढ़ जाएगा, इनकी प्रोड्यूस का पैसा बढ़ जाएगा, तो क्या जनता खरीदेगा या नहीं खरीदेगी? मूलतः बात यह है कि जो 80% लोगों को आज गरीबी रेखा से नीचे ला दिया, जिनको मोदी जी और ये भारतीय जनता पार्टी खुद एक्सेप्ट करती है कि हम इनको गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं इतने लोगों को, तो उनको देने के लिए फिर लाएंगे कहां से? क्योंकि इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इन सब चीजों को कवर अप करने के लिए और ये MSP नहीं देना चाहते हैं किसानों को। तो सीधी सी बात है
कि अगर किसानों को पूरा एमएसपी मिलता है, मैं तो कहता हूँ कि किसी आदमी के पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन आज हमारे यहाँ 2.5 करोड़ में आती है। 2.5 करोड़ में तो बहुत बढ़िया दुकान मिलती है, उसके अंदर सामान रखो, माल भरो और अपने लाख रुपए महीने बचाओ। 5 एकड़ में किसान को मिलता क्या है? 1 एकड़ में प्रोड्यूस करके सारा कुछ कर करा के उसको सिर्फ उसकी मजदूरी बचती है पूरे परिवार की। अगर 4 लोग मजदूर हैं तो 4 लोग वहाँ पे 500 का 20 2,000 रुपए लगा लीजिए आप, उनकी मिल गई। नहीं, तो इससे यही क्या तो प्रश्न उठता है राकेश जी कि जब आप सत्ता में थे तो आपने इसको क्यों नहीं लागू कर दिया उस समय? जिस समय ये अपना कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उस समय धीरे-धीरे करके रेट बढ़ाए गए थे। आप देखेंगे कि 2200 के करीब रेट लाया गया, नहीं लाया गया। 2004 और 2005 में जो बजट था यूपीए का, उसमें जितने भी ये कृषि उपकरण थे, सबको टैक्स एग्जेम्पशन दी गई। किस लिए दी गई? इसीलिए दी गई कि उस समय कांग्रेस एमएसपी नहीं दे सकती थी, तो इसलिए इनके जो उपकरण थे, उनको ऊपर से सारा टैक्स हटा दिया, वो रिलीफ दिया गया। तो मोदी जी ने तो कोई रिलीफ दिया ही नहीं। आप बताइए कि अगर ये व्यवसायीकरण कर देंगे कृषि का, तो किसान कहाँ जाएगा? तो कांग्रेस ने समय-समय पर किसानों को रिलीफ दिया है, चाहे वो टैक्स की एग्जेम्पशन हो, ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन की एग्जेम्पशन हो, इस तरह की जो उनको जो फायदे दिए गए उससे वो लोग संतुष्ट थे। पर आज उल्टा हो रहा है, एमएसपी तो मिल नहीं रही और टैक्स और लगा दिए गए हैं। तो इससे ये एक ज्वालामुखी है जो फटेगा। चलिए ठीक है। कामरेड जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? कामरेड राजेंद्र जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? महिलावत जी, आप तक आ रही है मेरी आवाज? ये आ रही है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, मैं आपकी तरफ ही मुखातिब होता हूँ। बात किसानों की आती है। हाँ जी, हाँ हाँ कामरेड जी, साहब, मैं मैं 2 यस लाइनें यस अर्ज यस करना यस चाहूंगा। हाँ इसके जी परिप्रेक्ष्य में ही आपसे प्रश्न पूछूंगा। भूखे जी को रोटी दे करके, भूखे को रोटी दे करके, प्यासे को पानी दे करके करते कर्म महान है, पुण्य दान ही महादान है, इसका पुण्य महान है। बहुत सारगर्भित लाइनें हैं। जो दान देता है वो निस्वार्थ भाव से देता है। आप चाहे किसान संगठन हो, चाहे कोई सामाजिक संस्था हो, सभी ये कहते हैं कि अन्नदाता, दाता का मतलब जहां तक मैं समझता हूं, जिसने निस्वार्थ भाव से कुछ अर्पण किया हो। डॉक्टरी के प्रोफेशन में चले जाएं तो इस हिसाब से तो डॉक्टर कविता मेरे पास बैठी हुई हैं। डॉक्टर कविता को भी मैं जन्मदाता जीवनदाता कहना पसंद करूंगा। तो किसान के लिए अन्नदाता ना कहकर के अन्न उत्पादक कहना उचित होगा, क्योंकि अन्नदाता तो केवल हमारी धरती माँ है। किसान भी अपने व्यावसायिक हितों के लिए ही अन्न प्रोड्यूस कर रहा है। जी बताइए कामरेड। ऐसा है गोयल जी, आपको नमस्कार, तमाम नमस्कार। पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं आपके बात के जवाब में जी कुछ बातें पहले रखना चाहता हूँ जी कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक कमेटी बनी थी और केंद्र की सरकार में श्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो बिल्कुल नरेंद्र ठीक कह रहे हैं सर। मोदी ने 2013 में उसकी कहा था, रिपोर्ट आ गई थी, उसमें उन्होंने उन्होंने अनुशंसा कहा करी था थी। कि एमएसपी है, उसका कानून बनना चाहिए, ये उनका बिल्कुल कहा ठीक हुआ है। सबक। जी जी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, कांग्रेस स्वामीनाथन ने जो कांग्रेस के रिजीम में जो रिपोर्ट दी थी C2+50 और जिसको जी कांग्रेस ने लागू नहीं किया, जी तो इस बीजेपी ने एक घोषणा पत्र में और उनके भाषणों में ये आज भी उपलब्ध है कि उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे और किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे। ये जी 2 इम्पोर्टेंट बात है। जी अब सवाल ये नहीं उठता कि वो एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बीजेपी पार्टी ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट दिया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। तो इनकी बातें पहले ही कंट्राडिक्टरी बातें हैं।
आप जो हमारी बीजेपी की जो बहन जी बैठी हुई हैं, उन्होंने जो सवाल किया है, उनका बेसिक सवाल है कि किसानों के आंदोलन से तकलीफें पैदा हो रही हैं। मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ बड़े विनम्रता पूर्वक कि ये तकलीफ पैदा कौन कर रहा है? पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, कहीं का भी किसान वो दिल्ली जाना चाहता है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली संसद है। वो अपनी ग्रीवेंसेस को सरकार के सामने रखना चाहता है। तो हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी कहना पड़ा कि आप उनको क्यों रोक रहे हो? और सरकार उसमें कील काटे लगा करके उनका दमन की कार्रवाई कर रही है। तो मेरा इसमें ये कहना है कि अगर सरकार उनको दिल्ली जाने दे, तो कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट होने वाली नहीं है। ये सरकार ही है जिसने पहले 13 महीना किसानों को 750 किसानों ने अपने जीवन की आहुति दी और फिर उस आंदोलन के दबाव में आकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया और आज उसी को फिर दोहरा रहे हैं। सवाल यह है कि इस देश का किसान की हालत क्या है? पार्लियामेंट के आंकड़े में आपके बीच में बता रहा हूँ, 1,64,033 किसानों ने 2021 में सुसाइड किया, जिसमें मेजोरिटी किसान और मजदूर है। आदमी मरने से पहले क्या सोचता है? आदमी तभी मरने के लिए कंपेल होता है, मजबूर होता है जब उसके रास्ते बंद हो जाते हैं। तो इस देश का किसान कर्जे में डूबा हुआ है, क्योंकि जो वो पैदा करता है धरती का सीना फाड़ करके, उसको उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलते। इसलिए C-250 आया। स्वामीनाथन की बेटी ने खुद कहा है, जिसको अभी भारत रत्न दिया गया स्वामीनाथन को, उसकी बेटी क्या कह रही है? वो कहती है किसान कातिल नहीं है, ये मर्डरर नहीं है, इनको क्यों परेशान किया जाता है? तो ये सरकार किसानों को किस तरह से दुखी और परेशान करने में लगी हुई है। सरकार ने जब किसान आंदोलन को जब वापस हुआ 3 काले कानूनों के साथ, तो इसी सरकार ने कहा था नवंबर 2021 में कि हम MSP को लेकर कमेटी बनाएंगे। ये सरकार का कहना था। अब वो सरकार कमेटी क्यों नहीं बना रही है? तो सवाल ये है कि सरकार नहीं, यहाँ मैं इंटरप्ट करूंगा सर। सरकार ने कमेटी 1.5 साल पहले बना दी थी, 35-36 मीटिंगें भी हो चुकी हैं उसकी। आप ये कह सकते हैं कि उसका नतीजा नहीं आया? उस मीटिंग का आउटकम पब्लिकली कोई भी पब्लिश नहीं किया गया, आम जनता को नहीं बताया गया, किसान नेताओं को नहीं बताया गया कि क्या डेलिब्रेशंस हुई। लेकिन कमेटी बन चुकी थी और ये विडंबना है हमारे देश की। यहाँ कोई भी समस्या आती है तो कमेटी और कमेटी बनती जाती है, उसका समाधान कभी भी नहीं होता है। मैं आना चाहूंगा डैनवाल जी के पास। सभी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनेलो हो, जजपा हो या कोई और पार्टी हो, सारी इसके लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिम्मेवार हैं। और यहाँ इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा सभी राजनीतिक नेताओं के लिए, यहाँ कुछ और कहता है, यहाँ कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है। हकीकत कुछ है लेकिन दास्तान कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ और है, बाग कुछ और कहता है। तो डहीनवाल साहब, आपकी भी सत्ता रही है हरियाणा में। जहां तक चौधरी देवीलाल जी की बात करें तो निस्संदेह रूप से वो किसानों के मसीहा थे, लेकिन उसके बाद उनके परिवार ने, चाहे वो चौटाला जी हो, चाहे अभय चौटाला जी हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जी हो, कोई भी उनके पद चिन्हों पर नहीं चल पाया। माफी के साथ स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया। धन्यवाद गोयल साहब और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। और मैं बताना चाहूंगा गोयल साहब, ये शायद आपके ध्यान नहीं है कि चौधरी देवीलाल के परिवार ने क्या किया और चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों के लिए क्या किया। आज भी किसानों का अगर कोई हितैषी बोला जाता है तो चौधरी देवीलाल परिवार को ही बोला जाता है। परिवार का अगर विभाजन हो जाता है, कुछ लोग अगर सरकार के साथ अगर बैठ जाते हैं और वो सत्ता की मलाई खाने के लिए अगर किसानों की ना सोचे तो वो एक अलग बात है। लेकिन चौधरी देवीलाल के अगर वंशज की बात करूं, पोते की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 13 महीना जो किसान आंदोलन चला था उसमें इंडियन नेशनल लोकदल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो भूमिका रही, उन्होंने
पहले दिन से कह दिया था कि मैं किसानों के साथ हूं और अंतिम क्षण तक किसानों के साथ रहूंगा। आपने देखा होगा, आप तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे ये किसान साथी भी बैठे हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूंगा कि इनके आंदोलन में अगर किसी ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई तो शायद वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ही थे। बाकी और पार्टियां राजनीति करती रही। पूरे देश में अगर किसी एक व्यक्ति ने ये कहा कि अगर किसानों की ये मांगे 26 तारीख तक अगर पूरी मांगे नहीं मानी जाती तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा, और उन्होंने चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बात को अडिग रखा और वो अपनी बात पर खरे उतरे। 27 तारीख को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। ये आप किसी से हमारे से छुपा हुआ नहीं है। और आप देखिए कि अकेला एक विधायक होकर अगर वो किसानों की बात को इतनी मुखरता से उठाता है, तो वो मुखरता इसीलिए तो आती है कि वो उनको किसानों का दर्द का समझते हैं। वो क्यों? क्योंकि वही असली किसान है, वो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लगातार किसानों के बीच में रहते हैं। उनको पता है कि देश के 70 से 80% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आधारित है, और अगर वही नाखुश है तो खुश कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन आज की जो भारतीय जनता पार्टी की जो शासन चल रहा है, ये वायदे करते हैं और वायदों पर खरा नहीं उतरते। पिछले 13 महीनों में जिस प्रकार से 750 किसानों ने शहादत दी, ये उसी का नतीजा है कि मोदी साहब को झुकना पड़ा, मोदी सरकार को झुकना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा। और जो बीजेपी के प्रवक्ता 3 काले कृषि के जो कानून थे, उनके फायदे बताते थे, वो कानून वापस हुए, उसके बाद उनके नुकसान बताने में लग गए वो। तो ये आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अपने स्टैंड पर नहीं रहता। कारण है उनका कि ऊपर से कोई भी अगर कानून बनता है और कानून बनाए जाए किसानों के लिए, और उसमें अगर किसानों की समिति को या किसान संगठनों को या किसानों को शामिल ना किया जाए, तो कैसे अब कानून बनेंगे ये? अगर कानून बनते हैं मजदूरों के लिए और अगर उसमें मजदूर ही शामिल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति है, अगर आपके लिए, अगर प्रेस के लिए, मीडिया के साथियों के लिए कोई कानून बनाया जाए और मीडिया के साथियों को क्या-क्या समस्याएं आती हैं, उनका समाधान क्या होगा? अगर मीडिया के साथियों को उसमें नहीं लिया जाएगा तो बड़ी बात थी, आप भी समझ सकते हैं कि वो कानून कैसे बनते हैं। यहाँ पर यही हो रहा है। आज किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी काम किया जा रहा है तो उस संबंधित व्यक्ति को शामिल ना करके केवल और केवल वो थोपने का काम करते हैं, और इसी की वजह से ये आंदोलन चल रहे हैं। सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था कि किसानों ने सरकार को एक समय दे रखा था कि भाई आपने अपने ये कहा था कि हम आपकी आय को दुगना कर देंगे। आपने देखा होगा कि आज तक तो उनकी आय दुगनी नहीं हुई। किसानों का कर्जा माफ करने की बात कह रहे थे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन किसानों का कर्जा माफ होने की बजाय आज किसान कर्जदार हो रहा है। कहीं ना कहीं किसानों को ही लूटने का काम किया जा रहा है। और वो किसान जो कि कोरोना जैसी महामारी में, विश्व स्तरीय एक महामारी आई जिसमें सब कुछ डूब गया, सारी अर्थव्यवस्था हर प्रकार से डूब चुकी थी, केवल और केवल कृषि पर आधारित, और कृषि अर्थव्यवस्था की वजह से ही देश का विकास चल रहा था। केवल एक उसी की अर्थव्यवस्था पॉजिटिव आई थी, बाकी तो सब फेल हो गया था, सब कुछ बंद था। और उसके बाद भी अगर उन किसानों की अगर नहीं सुनी जाती, अगर उनके बारे में नहीं सोची जाती, तो ये मान के चलना चाहिए कि जो बार बार मोदी साहब ये कह रहे हैं कि मैं किसानों की बात सोचता हूं, मैं हर वर्ग की सोचता हूं, वो किसी की नहीं सोचते। वो केवल और केवल राजनीति करते हैं, किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, किसानों को तरह तरह के। अब आप देखिए ना, किसान अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाना चाह रहे हैं। जिस प्रकार के इंतजाम इनको बॉर्डर पे करने चाहिए, उस प्रकार के इंतजाम तो वो किसान भाइयों के लिए करना चाह रहे हैं, जो देश के नागरिक हैं, जो दिल्ली जाने का हर व्यक्ति का हक है और अपनी बात रखने का हक हर व्यक्ति को हक है। और दिल्ली में कोई ये तो है नहीं कि एक 20-30-50 हजार व्यक्ति अगर दिल्ली में जाएंगे तो उसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं। वो बात जाकर अपनी अगर किसी व्यक्ति से या मोदी साहब से अगर बात करना चाह रहे हैं, अपने पक्ष रखना चाह रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी उनके बारे में सोचना चाहिए कि मेरे देश के नागरिक बार बार 140 करोड़ के लोगों की बात करते हैं, और वो 140 करोड़ लोगों में से ही तो है ना। उनको आतंकवादी कहकर, उनको बार बार जलील कर आंदोलन जीवी कहकर, उनको पता नहीं खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या का नाम देकर उनको अपमानित करने का काम जिस प्रकार से आज की भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, निश्चित तौर पर 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं 2 महीने बाद, उन चुनाव में ये किसान वर्ग ही मोदी सरकार को ठिकाने लगाने का काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी को उसकी असलियत बताने का काम करेगी। मैं गोयल साहब आपको बताना चाहूंगा कि अभी 16 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मनेठी एम्स का उद्घाटन करने के लिए आए। 2015 में जिस मनेठी एम्स की घोषणा हुई थी, उसका शिलान्यास करने के लिए 16 तारीख को आए थे यहाँ पर। और हमारे कामरेड साहब बैठे हैं, बड़े ही वरिष्ठ साथी हैं, और इन्होंने तो किसान आंदोलन के लिए, हम महिला साहब बैठे हैं, किसान आंदोलन में अपनी अपनी बड़ी भूमिका अदा की। उस एम्स को बनवाने के लिए इन्होंने बड़ा संघर्ष किया, और उनको सिर्फ किस वजह से गिरफ्तार किया
कि ये कहीं ना कहीं सरकार से कोई सवाल ना पूछ ले। तो आज की ये तानाशाही सरकार जो चल रही है, ये दमनकारी नीतियां अपनाकर आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं और उसका खामियाजा इन्हीं को ही भुगतना पड़ेगा। अब कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से सवाल नहीं पूछेगा तो फिर वो पूछेगा किससे? आज ये तो है नहीं, आप बार-बार एक चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये काम नहीं किया, इनेलो ने ये काम नहीं किया। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर बेनीवाल साहब, मैंने सभी पार्टियों के लिए कहा है, एक स्वर में मैं फिर से रिपीट करता हूं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनेलो, जसपा हो, सपा हो, आरएलडी हो, कोई भी पार्टी एक्सवाइजेड से सारी क्षेत्रीय पार्टियां हो, कोई भी आज देश हित के लिए कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ वो अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य कर रही है। मैं बताना चाहूंगा कि किसी आप भी इतने लंबे एक अनुभव रखते हैं, क्या आपने देखा है कि इतना लंबा आंदोलन कोई चला हो? 5.5 साल तक कोई आंदोलन चला हो, 13 महीना तक किसानों ने आंदोलन किया हो, 750 साल की देरी हो, अगर इतना लंबा आंदोलन किसी सत्ता में चल रहा है तो आप ये देखिए सत्ता के विरुद्ध किस प्रकार से किसान लामबंद हो रहे हैं। वो सिर्फ इसी वजह से लामबंद हो रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, किसानों को किसी न किसी प्रकार से दबाया जा रहा है। उनकी जो मेहनत मजदूरी है अगर उनको वही नहीं मिल पा रही तो किसान को नहीं, किसानी को खत्म किया जा रहा है। और यहाँ पर फसल और नस्ल को बचाने के लिए जिस प्रकार से किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, वो इसी वजह से सरकार से टकराने के लिए बड़े से बड़े जो अपना कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हट रहे। कारण है उनको पता है कि ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश के उन मजदूर किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो कि किसी न किसी तरह से 70 से 80% लोग वो किसानी पर आधारित है, ये उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें हर व्यक्ति का एक सामूहिक योगदान होना चाहिए। लेकिन आज जो लोग ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये बेवजह धरने पर बैठे हैं। आज क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछकर आंदोलन करना पड़ेगा कि आप हमें एक वो प्रपोजल बना के दें कि हम किस प्रकार से आंदोलन करें, आप नियम और शर्तें बताएं। आज ये तो नहीं होगा ना कि नियम और शर्तें भारतीय जनता पार्टी तय करे कि आप इन नियमों के तहत आंदोलन कर सकते हैं। आज बीजेपी केवल और केवल दमनकारी नीति अपनाकर जनता को किसी न किसी तरह से दबाने का प्रयास कर रही है। ठीक है मेलावत जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं आपसे मुखातिब हो जाऊं? जी आ रही है जी, ठीक है। क्योंकि पहले भी आप जब जुड़े थे आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास चला गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत मेलावत जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव। और मेलावत जी, मैं बिल्कुल सीधा आपसे सवाल करता हूं, जो 3 बैठकें हो चुकी हैं आपकी, चौथी बैठक आज शाम को होने वाली है, आपकी मुख्य मांग जो 13 मांगों में से है, आप उसमें से मुख्य मांग किसे मानते हैं? 13 मांगे हैं टोटल आप। एमएसपी की मांग है, एमएसपी की मुख्य मांग, और ये 2014 से 20, 30, 50 जब से एमएसपी 66-67 है तब से हमारी इसको प्रभावी बना और वर्तमान में जो हैं मोदी जी, उन्होंने तो 2000 जो कंज्यूमर में थे। आपकी आवाज कट रही है मेलावत जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। भाई संतोष यादव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको जोड़ना चाहूंगा। संतोष जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है गोयल जी, आपकी आवाज जी, आपकी पूरा का पूरा पिक्चर नहीं आ रही है। चलिए एनीवे, अगर आप जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत जोर शोरों से है कि केजरीवाल गवर्नमेंट ने, भगवंत मान की गवर्नमेंट ने किसानों को उकसा करके ये आंदोलन खड़ा करा है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं जितने भी प्रबुद्ध पैनल है उन सबको मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। और मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करता हूं कि हम किसानों के साथ पहले भी है, किसानों के साथ आज भी हैं और किसानों के साथ अपने अन्नदाता के साथ आगे भी रहेंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारी बीजेपी की सीनियर लीडर बीजेपी नेत्री डॉक्टर कविता जी ने शुरुआत करी और उन्होंने बोला कि ये जो धरना प्रदर्शन है इससे सभी को परेशानी होती है। मैं उनके माध्यम से बीजेपी तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि भाई ये सरकार इस नौबत तक हमारे अन्नदाता को आने ही क्यों दिया।
क्या उनकी मांगे जो है वो नाजायज है? क्या वो जो मांग रहे हैं अपने लिए उसकी मांग है जिसको सरकार पूरा क्यों नहीं कर पा रही? क्या वो जो है वो इतनी खतरनाक है कि उनको पूरा करने के बाद देश बुरा हो जाएगा? वो हमारे अन्नदाता है, वो भी अपनी एक मिनिमम एक सेफ्टी चाह रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसके गुजारे होते के लिए एक ऐसा मार्क हो जहाँ पर वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे। तो उसकी एमएसपी की जो डिमांड है उसमें क्या खराबी है? तो उसकी जो 13 आगे की जो डिमांड है उसमें क्या उसमें कमी है जो बीजेपी को पूरा नहीं कर पाती है? नहीं, ठीक कह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि 2004 में एक रिपोर्ट तैयार डॉक्टर स्वामीनाथन जी को दी गई। उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि किसानों की जो आमदनी है उसको किसी तरह से बढ़ाया जाए, उनका स्तर जो है उसको बढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि पूरा देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किसानों के पैदावार के ऊपर काफी हद तक। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट पर तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारे माननीय मोदी जी ने अपने जुमलों के तहत खूब अच्छी खूब अच्छा एक ख्वाब सा तैयार किया ताकि लोग उसमें फंस जाए और सत्ता को हासिल की। सत्ता हासिल करने के बाद सबसे पहले उन्होंने उन्हीं किसानों के साथ विश्वासघात किया। जिस सत्ता को हथियाने के लिए उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मैं सत्ता में आऊंगा मैं सबसे पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करूंगा, लेकिन क्या रहा? आज धरना देना या प्रदर्शन करना किसी का शौक नहीं होता है, ये एक मजबूरी होती है जब सरकार उसकी बात नहीं सुनती है। और जायज मांग को नहीं मानना सरकार के लिए और कोई आम जनता के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। आज किसान जो दिल्ली कूच कर रहे हैं उसका भी एक मुख्य कारण यही है कि एक पहले आंदोलन किया गया था जिसके ऊपर फिर उन्होंने वादा किया सारी मांग मानी जाती है, इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, इसको आपको जल्द से जल्द पूरा करके देंगे। नहीं, चलिए ठीक है। अब मैं आता हूं वरिष्ठ पत्रकार पवन जी के पास। पवन जी, चर्चा आपने बड़े ध्यान से सुनी होगी। मजबूर होके किसान जो है दोबारा दिल्ली की तरफ। संतोष जी, आपके पास दोबारा आऊंगा प्लीज। तो पवन जी, आपने पूरी चर्चा ध्यान से सुनी होगी। सभी पार्टी के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करने की कोशिश करी है, लेकिन हकीकत क्या है ये आप सभी जानते हैं। जिस तरह से ये सन्नाटा छाया हुआ है, जो 13 तारीख से पर्टिकुलरली चंडीगढ़ अंबाला बॉर्डर, शंभू बॉर्डर पर जो महाआंदोलन चल रहा है किसानों का, और 2 दिन से वहां पर एक तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। किसान वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली डाल करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कोई आउटकम आए वार्ता का। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये बात कहना उचित होगा? आज ना फिजाओं में हलचल है, ना हवाओं में गर्मजोशी है। आज ना फिजाओं में हलचल है, ना हवाओं में गर्मजोशी है। ये सन्नाटा महज इत्तेफाक है या आने वाले तूफान की खामोशी है? जी पवन जी। सबको नमस्कार। जैसा कि हम आज से लगभग 40-45 साल पहले जाते हैं, 50 साल पहले जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे भारत के, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का जो उद्देश्य था उनका नारा देने का, वो ये था कि देश इन पर सबसे ज्यादा निर्भर है कृषि के आधार पर। अगर अन्न पैदा होगा, जो पहले हमारे पास जो गेहूं आता था वह भी अमेरिका से आता था, लेकिन उन्होंने इसलिए नारा दिया कि भाई गेहूं यहीं पैदा हो और एक हमारा देश ताकतवर बने। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो एक तरह से देश के हित की बात करते थे। अब से पहले जो सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी से पहले जो सरकारें थी, उन्होंने कम से कम किसानों को छेड़ने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो किसान के हक की बात हुई हो या ना हुई हो। लेकिन इस बार जब बात आती है 2020 की, तो एक तरह से जो किसानों को इंडस्ट्रीज के रूप में, मतलब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज के रूप में लेने के लिए ये कानून बनाए गए, जो 3 कानून जिनको बाद में मोदी सरकार ने वापस तो नहीं कह सकते कि वापस लिए,
हो सकता है इसको आगे इम्प्लीमेंट करने की उनकी योजना हो। यानी जिस जमीन पे किसान पैदावार करता आ रहा है वर्षों से, उस पर कॉर्पोरेट का अधिकार करना सरकार के लिए, सरकार की ये नीति आम आदमी की समझ से बाहर है, जो देश के हित में किसी भी तरह नहीं है। और इसी तरह से अग्निपथ की बात करते हैं। अग्निपथ के बात को भी हम अगर गहराई से सोचे तो वो भी देश के साथ एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ करा है कि जहाँ सैनिक और किसान कमजोर हो गए देश के, तो वो देश कहाँ से ऊपर जाए, कैसे ऊपर होगा। विकास की बात कहते हैं कि वे समान विकास की बात करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी समान विकास की बात करती है तो किसानों के विकास की बात क्यों नहीं करती? उनको क्यों प्रेशराइज किया जाता है? उनको क्यों नहीं सुना जाता कि एमएसपी उनकी मानी जाए, उनकी ये मांग मानी जाए? तो मेरा तो कहने का अभिप्राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से लोकतंत्र को खत्म कर एक तरह से उन पे तानाशाही रुख अप्लाई करना चाहती, चाहे वो किसान हो, चाहे फौज हो, चाहे और भी कोई क्षेत्र हो। तो मतलब जो सरकार थोपेगी वो जनता को, किसान को, सैनिकों को, सबको मानना पड़ेगा। इसीलिए ये जो खामोशी है, किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन एक तरह से आने वाले सिस्टम को परिवर्तन करने का रास्ता है। जब किसी भी चीज को अतीत से ज्यादा दबा दिया जाता है तो वहां क्रांति जन्म लेती है। चाहे वो अंग्रेजों के टाइम पे किसानों के साथ अन्याय हुआ, लगान हुआ, तो फिर बगावत हुई। तो आज हम उसी स्थिति में बैठे हुए हैं कि सरकार दबाने का प्रयास कर रही है कि सारी दुनिया हमारे अनुसार चले। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि जो कुछ हो हमारे अनुसार है, हमने राम राज्य ला दिया या हमने राम मंदिर बना दिया तो हम सही है, बाकी कोई भी चीज सही नहीं है। चाहे वो डेनवार जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, राकेश जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, संतोष जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, कामरेड राजेंद्र जी ने कहा वो भी सही कहा, मेलावत जी ने कहा वो भी सही किया। आज किसानों को इतनी नजरअंदाज करना क्यों? सरकार ने समझ क्या रखा है कि सारे हर कोई उनकी मुट्ठी में। व्यापारियों की बात आती है तो वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन जहाँ किसानों और फौज की बात आएगी तो कैसे जनता स्वीकार करेगी? भाई आज हर किसान परिवार में एक आदमी फौज में है। तो अब जब किसान के साथ अन्याय हुआ है तो वो फौजी भी अपने किसान भाई के साथ खड़ा पाएगा। तो इसलिए सरकार को गहराई से सोचना चाहिए और किसानों के हित की बात करनी चाहिए, तब जाके कहीं देश में एक तरह से लोकतंत्र को सही दिशा दी जा सकती है। अन्यथा ये एक रास्ता है तानाशाही का, जो आने वाले समय के लिए देश के लिए बहुत हानिकारक साबित होगा। बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है पवन जी, अब मैं आना चाहूंगा रत्नाकर पाटे जी के पास। मुंबई से किसान भी हैं, बहुत बड़े सोशलिस्ट भी हैं। पाटे साहब, ये जो आंदोलन चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे या हरियाणा में हो, या देश के किसी अन्य भाग में हो, महाराष्ट्र में भी मराठा रिजर्वेशन के ऊपर आंदोलन पीछे भी फैलता गया, उसका आज भी कोई तोड़ नहीं निकल पाया। तो आप इन आंदोलनों को किस प्रकार से देखते हैं? सभी को नमस्कार। एक्चुअली आंदोलन करना ये सभी का हक है, लेकिन हम लोग आंदोलन क्यों करते हैं और किसके गाइडेंस के हिसाब से करते हैं, उसके ऊपर ये रिजल्ट डिपेंड रहता है। अब मैं भी तो काश्तकार हूँ, मेरे पिताजी भी तो खेती में ही बड़े हो गए हम लोग। अब जो हमारी मांगे है वो एक तो हम लोग सरकार से बातचीत करके, समन्वय करके, संवाद करके सॉल्व कर सकते हैं, या सभी ने इसके लिए एक ऑप्शन भी ढूंढने की जरूरत है। ऑप्शन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारी प्रोग्रेस हो। हम लोग जहां तक, ये शायद गलत भी हो सकता हूं, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, लेकिन हम लोग ज्यादातर है ना एक दूसरे पे एलिगेशन एंड एक दूसरे पे एक्सपेक्टेशन करने में ही जुड़े हुए हैं। हमें तो वो करना चाहिए कि भाई 1 एकड़ में यदि अभी 100 रुपए का प्रोडक्शन निकल रहा है तो 1 एकड़ में 1000 कैसे निकलेगा, उसके ऊपर हमें कुछ सोचना है। जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑटोमेशन होना चाहिए, कि उनमें हर व्यक्ति को, हर फार्मर को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे से, कि भाई आप आपका फील्ड कैसे बढ़ा सके। उसके साथ में उनको अवेयरनेस भी देना चाहिए कि हम कैसे जो
व्यसन से हम लोग कैसे दूर रहे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में काफी घुमा हूँ, वहां पर जो देखा हूँ कि ज्यादातर फार्मर्स है ये कहीं ना कहीं लोन में है। नहीं, सबसे ज्यादा आत्महत्या जो किसान करते हैं वो तो महाराष्ट्र के विदर्भ में ही करते हैं। यस, करेक्ट है ना, क्योंकि उसके रीजन भी ऐसे है। देखिए, यदि मेरी आमदनी 10 रुपए है तो मैं 10 तो रुपए फिर में भी मेरा आप परिवार, किसानों के समर्थन में नहीं खड़े होंगे क्या, किसान होने के बावजूद? मैं किसानों के ही समर्थन में हूँ। खाली उनको ये बताना चाहता हूँ कि सभी दोष जो है ना, ये राजनीतिक में नहीं लाने चाहिए। हमें भी कहीं इंप्रूवमेंट होनी चाहिए अपने में, क्योंकि हम जो भी फ्री में मिल रहा है उसी के ही अपेक्षा में रहते हैं। हम लोग फ्री लेना, इसका मतलब और किसी का हक छीनना है। नहीं, तो ठीक उससे बात अच्छा कह हम रहे हैं लोग आप, बहुत अपनी बड़ी बात लेवल कह इतनी दी बढ़ानी है रत्नाकर जी ने कि कि जो फ्री में मिल रहा है, तो इसका मतलब तो ये मैं मानूं कि जो किसानों को भी 6,000 रुपए सालाना मोदी गवर्नमेंट दे रही है किसान सम्मान राशि के नाम पर, वो भी गलत दे रही है, वो भी फ्री बीज है। वही, ये देखिए, ये तो अभी स्टार्ट है कि जहां पर सिक्योरिटी ले रही है किसानों के लिए, कि सब किसान को सुरक्षितता मिले। जो फर्स्ट बैच है क्या हमारी, 6,000 फर्स्ट रुपए में सुरक्षितता मिल जाएगी उनको? नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वेशन ऐसे है कि कुछ किसान जो है जिनके बेटे लोग अब सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गए और उन लोग किसानों को देख ही नहीं रहे, तो जो सीनियर सिटीजन बने हुए किसान हैं उनको नहीं, अगर वो एटलीस्ट नहीं देख सर्वाइवल रहे का तो इसका बेनिफिट मिले। मतलब तो किसानों ने अपनी संतानों में संस्कार नहीं डाले हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गए हैं, अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर रहे, तो ये तो संस्कारों की कमी है। तो इसका खामियाजा देश का जो टैक्स पेयर है वो क्यों भुगते? गोयल साहब, देखिए, संस्कार ये जो वर्ड है ना, बहुत ब्रॉड सेंस में होता है। हम लोग सभी यदि हिंदू संस्कारक्षम होते तो कहीं पर भी कंफ्लिक्ट ही नहीं होता था। नहीं, चलिए, बहुत समझ में लंबी आया? चर्चा तो चल इसमें रही है। कैसे है सर कि हमें है ना प्रोग्रेसिव वे को थोड़ा सोचना है। ये जो राजनीति हर चीज की हो जाती है ना, भले इन्होंने किए उन्होंने की, लेकिन इस सालों साल है ना वही पॉइंट नहीं, हम लोग चलिए, 50 साल तक वैसे पेंडिंग रखते हैं। राजनीति हर एक उसमें आज समावेश हो जाती है। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी कुछ हो, राजनीति से अछूता नहीं है। मेलावत जी, आपके पास आ रहा हूं, आपको सबसे कम समय मिला है, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हो तो। जी, आवाज मेलावत जी, आपकी आवाज कट कट के आती है। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो अच्छा। जी, ऐसा है, आपकी जो मैं देख रहा था 13 मांगे थी, उनमें से एक तो आपने खुद ही अपने उसमें बताया पीछे कि सबसे प्रमुख मांग हमारी एमएसपी की है। दूसरी मांग आपकी जो थी लोन वेवर की थी। जो कृषि मजदूर हैं या किसान हैं उनके ऊपर जितना कर्जा है उसको माफी कर दी जाए। तो क्या आप इससे ये नहीं समझते कि देश की अर्थव्यवस्था पर ये आघात होगा? बैंक जो है उनके ऊपर लोड पड़ेगा। और आज अगर मान लीजिए आपकी बात हम मान भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि 5 साल बाद किसान फिर ये मांग नहीं उठाएंगे? तो आप ऐसी कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं तैयार करते कि वो आत्मनिर्भर बने? यही हाल सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, यही हाल बाकी सरकारें कर रही है, फ्रीबीज बांट बांट करके। सभी सरकारें आज वोट बैंक की राजनीति में जा रही हैं, फ्रीबीज बांट रही हैं। जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको पंगु बनाने का कार्य कर रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आत्मनिर्भर बनने के लिए उसको उसकी लागत का उचित मूल्य मिले थे। अभी डॉक्टर एमएस दिया गया है, लेकिन उनकी जो रिकमेंडेशन थी, क्षमता थी कि लागत के 50% लाभ करके किसान की और खरीद की गारंटी हो, उससे पीछे
ये सरकार, तो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा किसान। दूसरा बात है, चंद पूंजीपतियों का 15 लाख, लेकिन करोड़ों किसानों का करीब 8 लाख करोड़ के करीब, और जो सरकार की से है कविता एमएसपी नहीं मिली। मेलावत जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि चंद पूंजीपतियों का 14 लाख करोड़ से ऊपर का लोन वेव ऑफ किया गया, राइट ऑफ किया गया इस सरकार में, मोदी सरकार ने। लेकिन किसान अगर कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं तो उसमें नाजायज कहां से हो गया? अगर आप उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो देश की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं कर सकते? कविता जी। हाँ जी, मैंने कहा अगर 14 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता है केंद्र सरकार की तरफ से कि हम विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम नहीं बताएंगे, और उधर अगर किसान के ऊपर 1000-2000 लाख रुपए का भी कर्ज है तो उनकी जमीन की कुर्की हो जाती है, पूरे शहर गांव में ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि ये कर्जदार है। ये दोहरी पॉलिसी क्यों? देखिए पहले तो इतनी देर से मैं आप सबकी परिचर्चा सुन रही हूँ। मैं तो एक बात सबसे पहले कहना चाहती हूँ, हम सबको राष्ट्रवादी होना चाहिए। मैं भी किसान की बेटी हूँ, मेरे पिताजी, मैं यूपी की बेटी हूँ, मेरे पिताजी के पास भी जमीन थी, हमारे यहाँ भी आम के बाग लगाए जाते थे। तो किसानों का दर्द कोई अलग नहीं है, मेरा भी दर्द है। लेकिन एक बात है कि किसान है कौन? ये जो स्टीरियोटाइप बना हुआ है ना, गरीब किसान, और ये मुझे आज नहीं समझ में आता। जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉले लेकर निकल रहे हैं, क्या वो गरीब है? उनके पास इतने सारे ट्रैक्टर ट्रॉले हैं, तो मुझे तो नहीं लगता ये गरीब है। और मेरे तो जितने भी संपर्क में हैं, किसान कोई मजबूरी में किसानी नहीं कर रहा है, वो उनका भी कार्य है, उनका भी कार्य करने का ढंग है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे पिताजी ने अपना सब कुछ दिया था, तब मैं डॉक्टर बनी, मेरे भाई इंजीनियर बने, तो उन्होंने भी किसानी के द्वारा ही किया है। और मैं तो एक बात समझती हूँ, क्यों ये पंजाब हरियाणा के किसान ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं, बाकी जगह के किसानों को तो इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि बाकी के किसान इस चीज को समझ के चलते हैं कि जो फ्री में मिलता है ना, वो सब कुछ हजम नहीं होता है। वो हमेशा ये बात कहते हैं कि ठीक है, जो एमएसपी पे मिल रहा है सिर्फ वही फसलें नहीं उगाएंगे, जिन फसलों में हमें आर्थिक लाभ ज्यादा मिलता है हम वो फसलें भी उगाएंगे। तो बाकी जगह के किसान, जैसे कि मेरे अभी मनाशिक भाई कह रहे थे, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस फसल से आर्थिक बजट ज्यादा अच्छा हो सकता है, देश के लिए ज्यादा धन व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जो बहुत औद्योगिक फसलें हैं, हम उन पर ध्यान देना चाहते हैं, तो इस तरह की औद्योगिक क्रांति भी होनी चाहिए। और मैं तो एक बात कहती हूँ, देखिए आप लोग बार बार एमएसपी की बात करते हो। आप लाल बहादुर शास्त्री हमारे बहुत ही सम्मानित, माननीय, बहुत ही बड़े व्यक्तित्व की बात करते हो, तो उन्होंने कहा है जय जवान जय किसान। तो आप जवान को कैसे भूल रहे हो? अगर आप इतनी ज्यादा जीडीपी में गिरावट करोगे, इतनी ज्यादा सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ किसानों को दे दोगे, जो 2% रक्षा बजट से भी ज्यादा है, तो किसानों को देने के चक्कर में क्या हम जवानों को भूखा मार दें? जवानों के लिए कुछ ना सोचे, सोचना तो देखिए हमें सबके लिए पड़ेगा। मैं तो एक बात कहती हूँ, भारत माता की संपत्ति है, और जो भारत माता का व्यक्ति है, जो भारत माता का, उसके लिए अनुशासनात्मक ढंग से बातें होनी चाहिए। और रहा मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी की बातों का, तो मैं एक बात कहती हूँ, इनका जो स्वामीनाथन जी का आयोग आया था, वो आया था कांग्रेस के टाइम पे। अगर ये बिल्कुल सही था, इन्होंने तभी उसको एप्लीकेबल क्यों नहीं कर दिया? और दूसरी चीज, कमेटी बनी है ना, चीजें चल रही हैं, कोई भी चीजें जब देश हित के लिए होती हैं, जब सबके सर्वमान्य होती है, तभी अप्लाई की जाती है। चुटकी बजाकर कुछ भी नहीं होता है। कमेटी है, बातें चल रही, आगे जो देश हित के लिए होगा वो होगा। किया था कि जो उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया गया है, उसके ऊपर आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी, आप उस पर बोलना भी नहीं चाहेंगे। मैं आता हूं कामरेड जी के पास। कामरेड जी, जो 13 मांगे हैं, उनमें से मैं एक एक करके एक मांग पे जा रहा था। 5वीं मांग आपकी ये थी कि जो WTO है उससे बाहर कर दिया जाए किसानों को। तो क्या हमारे जो बाकी के एग्रीमेंट्स वैश्विक स्तर पे हो गए हैं, क्या वो भी खारिज कर दिए जाएं? क्या इससे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी? जी कामरेड जी। यस, मैंने आपको सुना है जी। नंबर 1,
हमारे देश की जो कंपोजिशन है, ये देश है किनका? ये देश इस देश के करोड़ों करोड़ लोगों का है, जो मेहनती लोग हैं, जो देश को चलाते हैं, चाहे वो किसान के रूप में हो, श्रमिक के रूप में हो। तो उनके इंटरेस्ट में क्या है, उनका हित कहाँ है, ये हमारे लिए क्राइटेरिया है। अब इस क्राइटेरिया को अगर हम छोड़ दिया जाए, आज जो बीजेपी हमको पाठ पढ़ा रही है, ये राष्ट्रवाद का जो पाठ पढ़ा करके अडानी अंबानी की जो सेवा करने में जुटी हुई है, ये राष्ट्रवाद नहीं है। देश राष्ट्रवाद इस देश की जनता का है। आज मुकेश अंबानी की हर रोज की जो आमदनी है वो 197.8 करोड़ रुपया हर रोज है, और एक गरीब परिवार की आमदनी एक व्यक्ति की केवल 27 रुपया है। ये हमारे देश की हालत है। तो इसलिए देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद बीज सस्ता हो, खाद बीज के ऊपर जो स्टेप बाय स्टेप जो सब्सिडी हटाई जा रही है WTO की रिपोर्ट से, और देश का किसान मर रहा है, तो वो WTO जब देश के जनता मर रही है तो इस देश की साख का सवाल क्या है? देश की जनता सम्मान और साख का सवाल तब आएगा जब हमारे देश की जनता खुशहाल हो, कोई भूख से ना मरे। हर रोज हमारे देश में 4500 बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं। तो हम किसकी इज्जत, किसका सम्मान चाहते हैं? जो हमारे देश की हालत है, और देश के चंद लोग जो लोगों के शोषण करके जो माला माल हो रहे हैं, तो उनके ऊपर अगर उसको देश कहा जाता है अलग बात है। अगर देश की जनता के नाम है तो इनका खाद बीज पे सब्सिडी मिले, पेस्टिसाइड जितना भी है उसके ऊपर सब्सिडी मिले, इनको न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं मिले, उसकी खरीदने की गारंटी मिले, और आम जनता के बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य मिले। ये चीजें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक आत्मनिर्भर की बात नहीं आएगी। हमें अपने देश को देखना है। हमारे देश की साख दुनिया में गिर रही है। जितनी भी आप रिपोर्ट पढ़े इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उनके हमारे देश की साख गिर रही है कि वहाँ डेमोक्रेसी का हनन हो रहा है। डेमोक्रेसी इज बीइंग मर्डर्ड बाय द सम गवर्नमेंट। ये आप हर रोज पढ़ रहे हैं। तो देश की साख इनसे नहीं बचेगी। ये ट्रैक्टर, ये किसान की शान है, ये ट्रैक्टर किसान की कल्चर है। इस ट्रैक्टर ने देश को आगे बढ़ाया है, इसलिए ट्रैक्टर से आज चिढ़ हो गई इन लोगों को जो कल किसान का नाम लेते थे। आज भारत माता इनके कब्जे में हो गई है। इस भारत माता को मुक्त करवाने के लिए आज किसान उठ खड़ा हो रहा है। आज जो लेबर कोड थे, हमारे लेबर लॉ, जो आजादी आंदोलन में नेताजी ने संघर्ष करके राइट टू यूनियन, राइट टू प्रोटेस्ट, ट्रेड यूनियन अधिकार जो लिए थे, आज लेबर कोड में बदल करके। ठीक है कामरेड जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अब मैं एक किसानों की एक प्रमुख डिमांड और थी, 2020 का इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल एक्ट 2020। हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ कामरेड साहब, और उस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा सिर्फ एक लाइन के अंदर भाई संतोष जी की, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो फिलहाल जो वहां पर पंजाब में चल रहा है, बिजली के बिल चूंकि माफ है ट्यूबवेल के, लेकिन वहां किसानों ने क्या कर रखा है, फार्म हाउसेज में स्प्लिट एसी लगा रखे हैं, एसी लगा रखे हैं। 1-1 लाख रुपए महीने का बिल आता है बिजली का, वो माफ करा जा रहा है। क्या आपकी गवर्नमेंट उस पर श्वेत पत्र जारी करेगी कि क्या ये किसानों की खेती के लिए यूज हो रही है या निजी ऐशो आराम के लिए यूज हो रही है? क्या आप ये यहाँ पर घोषणा करके जाएंगे कि आम आदमी पार्टी वहां पर श्वेत पत्र लागू कर देगी, जारी कर देगी इस चीज में? क्योंकि फ्रीबीज बांटना तो सबसे पहले उत्तर भारत में माननीय केजरीवाल जी ने शुरू करा है। जी, जो बिजली दिल्ली और मुफ्त की गई है उसकी एक इतनी यूनिट तक। संतोष जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, प्रॉपर कनेक्शन नहीं है आपके पास। किया गया है।
चलिए, संतोष जी की आवाज नहीं आ रही है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए मैं जाना चाहूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई राकेश यादव जी के पास। राकेश जी, आप पूरी चर्चा में बहुत ध्यान से सुन रहे थे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने किसी तरह से किसी भी पैनलिस्ट को इंटरप्ट करने की कोशिश नहीं करी, बड़ी शांति पूर्वक सभी को सुना। तो कंक्लूडिंग रिमार्क आपका, आप इस पूरी चर्चा को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, पूरे आंदोलन को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और क्या आप नहीं मानते कि आंदोलन होता है तो अगर कांग्रेस आज विपक्ष में है, कल सत्ता में भी होगी, भाजपा आज सत्ता में है, कल विपक्ष में भी थी, सारी राजनीतिक पार्टियां इन आंदोलनों को अपने अपने हिसाब से बुनाने में लगी रहती। जी गोयल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैडम ने कहा कि इनके पास ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, तो ये तो वो कहावत हो गई कि काणी की आंख में किसी को काजल भी ना सुहाए। किसान अगर एक ट्रैक्टर लेकर के खेती करता है, उस पे सड़क पे चलता है, तो उससे भी तकलीफ है लोगों को आज। चलिए कोई बात नहीं, कोई भी कुछ भी कहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। एक सज्जन ने कहा कि व्यसन करते हैं, खर्चा अठन्नी है, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। बड़े अफसोस की बात है। एक आपने भी कहा कि बड़े बड़े फार्म हाउसेज में लोग एसी चलाकर घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं जी। जहां तक एसी का, व्यसन का और एक्स्ट्रावेगेंटली खर्च करने का सवाल है, कोई 1 लाख में आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा जिसके पास कृषि भूमि है और उसको अपना टैक्स सेव करने के लिए यूज करते हैं, उसको बारात घर के रूप में प्रयोग करते हैं, तो उन लोगों को किसान नहीं कहा जा सकता, इसलिए उनको एक्सक्लूड कर देना चाहिए। जहां तक एमएसपी का सवाल है, सीधी सीधी बात यह है कि तकरीबन 1 एकड़ में अगर आप गेहूं उगाते हैं तो आपको 50-60 हजार रुपए का खर्चा लगता है। उस खर्चे में अगर आप अपना गेहूं बेचते हैं तो तकरीबन 45-50 हजार में आज के रेट में वो बिक भी जाता है। तो उस किसान परिवार के जो 6 या 7 या 8 आदमी पूरे साल लगे रहते हैं, वो आदमियों की जो मेहनत है, वो उसका पैसा कहाँ से मिलेगा, आप बताइए। इसके अलावा किसान जो है अपनी गाय पालता है, भैंस पालता है, गोबर में हाथ रहते हैं, गाय के भैंस के पेशाब में हाथ रहते हैं। जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि किसान जो है फ्री बीज मांगता है, किसान जो है वो हराम की खाता है एक तरह से, तो वो जरा एक बार थोड़ा सा गोबर में हाथ डाल के 5-4 दिन देख ले, जरा उसके पेशाब को वहां से हटा करके देख ले, पता लग जाएगा किसान की तकलीफ क्या है। अब मैं कहूं कि मैं किसान हूं तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ही है। ठीक है, मेरे पास जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है, पर असली किसान वही है जो आदमी खेत में जाकर के खेती करता है, भैंस पालता है, गाय पालता है, उसका पेशाब उठाता है, उसका गोबर उठाता है और उसके बीच में सोने की हिम्मत रखता है। ऐसे लोग आज सड़क पर हैं और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जहां तक ऑटोमेशन की बात की, मेरे को लगता है संतोष जी ने कभी ऑटोमेशन के बारे में कहीं देखा नहीं है, या तो जो पॉली हाउस की खेती की जाती है वो 1 एकड़ में खेती करने के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और वो करने के लिए उसके 3 और 4 तरफ 1-1 एकड़ जमीन को खाली छोड़ना पड़ता है। यानी कि 1 एकड़ में खेती करने के लिए 5 एकड़ जमीन उसमें लग गई और उसमें 1 करोड़ रुपए का खर्चा आया। 1 करोड़ रुपया किसान लाएगा कहां से? सरकार दे दे 1 करोड़ रुपए, वो ऑटोमेशन पे चले जाएंगे, वो अपनी जो कॉमर्शियल प्रोड्यूस है वो कर लेंगे। अब किसान को इस दुष्चक्र से निकालना सरकार का काम है कि जो उन पे कर्जा हो गया है। जहां तक बिजली की मांग है, आप देखेंगे कि आज हरियाणा में एक स्लैब बना रखा है कि 5 हॉर्स पावर तक कितना पैसा लगेगा। मेरा सिंपल सा प्रश्न आपसे ये था लास्ट में, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना मैंने कहा था, क्या भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई और अन्य पार्टी हो, अपने अपने समय पे आंदोलन को अपने राजनीतिक हितों के लिए यूज करती रही है और आगे भी करती रहेगी। सिर्फ इस संदर्भ में आपकी एक लाइन में प्रतिक्रिया। ये सीधी सी बात है, जब तक किसान कांग्रेस के राज्य में थे तब तक संतुष्ट थे। आज अगर किसान व्यथित है और भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर वो विद्रोह कर रहा है, तो विपक्षी पार्टियों का ये दायित्व बनता है कि किसानों का साथ दे, ना कि उनके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो इसमें कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और भारतीय जनता पार्टी मूलतः किसानों के विरुद्ध हमेशा से रही है, आज भी विरोध में है और कल भी विरोध में रहेगी।
ये भारतीय यहाँ जनता पर भारती जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहूंगी। देखिए अभी पहले तो आपको लास्ट में मौका दूंगा कविता जी, परिचर्चा समाप्त करने से पहले एक लाइन के लिए आपको मौका रिबर्टल करने के लिए दूंगा मैं। और जहां तक कहा जाता है कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाला किसान जो है गरीब नहीं होता, तो भाई कोई ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद करके 5-4 एकड़ जमीन पे अपनी खेती करके देख ले, बचता हो और कार खरीद ले तो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है कविता जी, खाली एक लाइन में आपका रिबर्टल। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मैं भी किसान परिवार से हूँ, मैंने भी ऊपले तक थोपे हैं। पढ़ाई के टाइम पर मैं साथ में पढ़ाई के साथ में ये कार्य भी करती थी, इसलिए आप ये ना समझे। देखिए मैं लेकिन एक चीज समझती हूँ, जो लोग विकास चाहते हैं वो हर तरह की स्थिति में आगे बढ़ना जानते हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जा रहे हैं, जो आगे इस तरह से बढ़ रहे हैं, वो 99% किसानी के साथ दूसरे कार्य भी कर रहे हैं। आज का जो हमारा स्वतंत्र नागरिक है वो इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी भी पार्टी के बहलाने फुसलाने से बहल जाए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष। यहाँ मैं एक निर्भीक स्त्री की तरह बात करती हूँ। मैं स्वतः ही ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि ये जो किसान आंदोलन के आड़ में ये सब चीजें होती है ना, पिछले दिनों आप लोग ने पिछले किसान आंदोलन में भी सुना था, मैं कहना नहीं चाह रही थी, जिस तरह से वो बलात्कार हुआ बहुत शर्मनाक था। हथियार रखना, ये गुनाह करना, ये मेरे किसान नहीं कर सकते। मैं भी किसान परिवार से हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के लिए खड़ी रहती है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसी भी पार्टी को किसान को अलग तोड़ने का अधिकार नहीं है। किसान मेरे हैं, मेरे भाई हैं, और सदैव किसानों के लिए मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, लेकिन सिर्फ किसान नहीं, पूरे देश के लिए। नहीं ठीक है कविता जी, आपने जो संदर्भ बताया वो पिछले किसान आंदोलन का बताया। कुंडली बॉर्डर पे एक आध ऐसी घटना हुई थी, तो लेकिन उसमें कोई आप सुन लीजिए, उसमें कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला था कि किसानों ने करा या उपद्रवियों ने किया किसानों की आड़ में। ये जांच का विषय था, इसको गवर्नमेंट को पता लगाना चाहिए था। लेकिन साथ साथ किसानों के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, जिस तरह से वो रोड ब्लॉक करके, हाईवे ब्लॉक करके, उस पर परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करके आम आदमी को उसमें बहुत परेशानी होती है। जैसे अभी फिलहाल बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। हमारे छात्र जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, आजकल ऑनलाइन एजुकेशन मटेरियल देखते हैं, उनको परेशानी हो रही है। इसके लिए दोनों पक्ष जिम्मेवार है, गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, संगठन भी जिम्मेवार है। दोनों को आपस में सलाह मशविरा करके अच्छे ढंग से बैठ करके कोई फ्रूटफुल डिस्कशन करके उसका समाधान निकालना चाहिए। 3 वार्ताएं हो चुकी हैं, आज शाम को 4थी वार्ता है। उम्मीद करते हैं इसका सौहार्दपूर्ण कोई अच्छा हल निकलेगा। इन्हीं सबके साथ